इमारती लकड़ी की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। कठुआ के सेसवा मोड़ छन अरोड़िया में आपको बता दें कि ये तस्करी जो है 2 ट्रक जब्त किए गए हैं और इसी के साथ अखनूर से सांबा तक ये माल का चालान बनाया गया था। लेकिन जसरोटा फॉरेस्ट रेंज को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां पर आपको बता दें कि इस लकड़ी की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम की गई। 2 ट्रक लद के ये लकड़ी की तस्करी जो है वो हो रही थी। इससे पहले भी बीते कुछ दिन पहले हमने देखा जहां पर खैर की लकड़ी की तस्करी जो है कठुआ में हुई, जिसके चलते एक टेम्पो भी जब्त किया गया और फिलहाल आज 2 ट्रक जो है इमारती लकड़ी की तस्करी से भरे हुए, जहां लकड़ी की तस्करी जो है वो की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पकड़ लिया गया है और फॉरेस्ट रेंज की एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ा एक्शन जो है वो लकड़ी तस्करों पर देखने को मिला है। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर कठुआ की अगर बात की जाए तो लगातार लकड़ी तस्करी की घटनाएं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, तस्करी जो है वो देखने को मिल रही है। इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि अखनूर से सांबा तक ही इसका चालान बनाया गया था, लेकिन ट्रक जो है उसके भी आगे से पकड़ा गया। दोनों ट्रकों के चालान जो है अखनूर से सांबा तक के ही थे, यानी कि वहां ही तक अलाउड था। लेकिन उसके बाद छन अरोड़िया में ये 2 ट्रक जो है और सेसवा मोड़ पर ये दोनों मोड़ यानी सेसवा मोड़ और छन अरोड़िया, इनमें एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया है, जिसमें लद के भारी भरकम जो सामान है वो लकड़ी लेकर जा रहे थे। भारी संख्या में आप देखिए कि ये पूरा ट्रक जो है वो लदा हुआ है, लकड़ियां काटी गई है, पेड़ जो है वो भारी संख्या में काटे गए हैं, जिसकी तस्करी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जसरोटा फॉरेस्ट रेंज को ये बड़ी कामयाबी मिली है और इस बीच फॉरेस्ट रेंज की अगर बात की जाए तो लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है, जहां पर लकड़ी की तस्करी जो है बार बार कोशिश जो है वो सफल हो रही है। और इसमें कुछ दिन पहले खैर की लकड़ी और अब इमारती लकड़ी की तस्करी की कोशिश नाकाम जो है वो फॉरेस्ट रेंज के द्वारा की गई है। आप ट्रक में तस्वीरें देख सकते हैं। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा अभी क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पर चालान को लेकर भी बात सामने आ रही है, लकड़ी की तस्करी को लेकर भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल रूपाली, मैं बताऊं कि ये जो लकड़ी की तस्करी का मामला जो है, जो प्रयास किया गया जा रहा था तस्करों की तरफ से, इसके ऊपर जो फॉरेस्ट विभाग है काफी सख्त हो गया है। पिछले 2-3 दिन की बात करूं तो लगातार लकड़ी जो अवैध रूप से काटी जा रही थी उस पर शिकंजा कसा जा रहा है वन विभाग की तरफ से। उनके जो खासकर जसरोटा रेंज जिसका हेडक्वार्टर हीरानगर में है, उसके इलाके के अंदर से जो भी लकड़ी तस्कर अपनी गाड़ी को लेकर अवैध रूप से जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है पिछले दिनों से देखी जा रही है। बीती रात भी नेशनल हाईवे, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर छन रोड़िया और सैसवा मोड़ के इलाके में भी वन विभाग को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि कुछ अवैध रूप से लकड़ी की गाड़ियां जो है वो आ रही हैं। गनीमत ये रही कि इसमें गाड़ियों की संख्या जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कुछ ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद 2 गाड़ियां जो है इनके हत्थे चढ़ी हैं, जिनको जब्त करके विभाग ने अपने पास इसको पकड़ लिया है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वन विभाग की जितनी भी धाराएं होती हैं अवैध लकड़ी की, इसमें सबसे बड़ी बात कि रात के अंधेरे में लकड़ी की ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरह कठुआ जिले में प्रतिबंधित है। इसको लेकर डीएफओ कठुआ जो कठुआ के हैं, कठुआ डिवीजन के हैं, उन्होंने राजन सिंह ने हमें बताया कि ये पूरी तरह से हमने बैन लगाया हुआ है कि रात को लकड़ी की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन किसी भी किस्म की जो है, चाहे वो वैलिड परमिशन के साथ जा रही हो, वो भी बैन है। लेकर भी बात आई है ट्रक की अखनूर से सांबा तक ही चालान जो है वो अलाउड था कि ये ट्रक अखनूर से लेकर सांबा तक ही आ सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो है वो पकड़े गए हैं। इसको लेकर कितनी बड़ी विफलता जो है वो पुलिस की बताई जा सकती है, क्योंकि सतर्क रहना बार बार कहा जा रहा था। यहाँ फॉरेस्ट रेंज जो है वो अलर्ट है, पुलिस नाके जहां पर इतने सारे देखने को मिलते हैं अखनूर से लेकर सांबा तक, किसी की नजर नहीं पड़ी। बिल्कुल रूपाली, आपने सही कहा कि अखनूर जो जम्मू शहर से चिनाब दरिया के पार पड़ता है, उसके बॉर्डर के इलाके से ये लकड़ी आ रही थी और सांबा तक का इसका चालान बना था। लेकिन उसके बावजूद ये सांबा को पार करती हुई करीब
30 किलोमीटर आगे छन रोड़िया में जाकर पकड़ी जाती है, तो ये सवाल उठना लाजमी है, खासकर पुलिस विभाग पर, क्योंकि रास्ते में हर जगह पुलिस की बैरिकेटिंग होती है, चेकिंग है, थाने हैं, चौकियां हैं, हर जगह पर। ऊपर से हाई अलर्ट है, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तो हाई अलर्ट पूरे इस इलाके में है। ये बॉर्डर का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद अगर लकड़ी के 2 ट्रक बिना परमिशन के चले जाते हैं तो ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है पुलिस पर। और वन विभाग की टीम ने भी इसको सचेत रहते हुए अपनी कार्य कुशलता को दिखाते हुए इसको पकड़ा है। और ये 2 ट्रक जो हैं, बताया ये जा रहा है कि रोजाना दर्जनों ट्रक जो है अवैध तरीके से पंजाब की तरफ स्मगल हो जाते हैं लकड़ी के, जिसके कारण राज्य के जो जितना भी राजस्व है उसको काफी चूना लग रहा है, क्योंकि लकड़ी की परमिशन बाहरी राज्यों में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रंजीव, यहाँ सवाल अगर इंटरनली बात की जाए, जो स्टेट के अंदर यूटी के अंदर पुलिस है उसको लेकर ही सिर्फ बात नहीं की जा सकती। लखनपुर बॉर्डर जहां पर टाइट सिक्योरिटी रहती है, अगर उस बीच भी ये लकड़ी तस्करी वाले जो तस्करी करने में सफल रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज है कि आने वाले दिनों में भी ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि हौसले तो बुलंद हैं इन तस्करों के, वो देखने को मिल रहा है, तभी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच भी ऐसा काम किया गया। बिल्कुल, समय समय पर हम ऐसी खबरें लगाते रहते हैं जब भी कोई लकड़ी की तस्करी का मामला आता है। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी, जैसे ही बॉर्डर पर जो हालात हैं, इन दिनों लोग काफी विजिल हो चुके हैं, प्रशासन भी दिन रात नाके जो है वो हर जगह लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे थाना क्षेत्र और चौकियों को पार करके लकड़ी अवैध रूप से जाती है, तो ये तो सवालिया निशान है। और पुलिस के लिए गहन से इस पर विचार करने की बात भी सामने आती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसमें हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि ये जो रात को ट्रक पकड़े गए, इस दौरान कुछ वन विभाग के पूर्व जो यहाँ कठुआ जिले में तैनात अधिकारी थे वो भी मौके पर इस लकड़ी तस्करी को बढ़ावा देने की जो कोशिश है उसमें उसकी कोशिशों में शामिल पाए जा रहे हैं, जी हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि इसकी अभी खबर जो है वो किसी भी नहीं की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूर्व जो यहाँ पे पहले तैनात थे अधिकारी वो भी इनको बढ़ावा देने के लिए सामने आ चुके हैं। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर इस लकड़ी तस्करी की बात की जाए तो अब पुलिस को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच अगर इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा ही। और वन विभाग सतर्क है तो पुलिस को भी सतर्क रहना पड़ेगा, नाकों पर दिन को ही नहीं रात को भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो तस्करी है लकड़ी की वो ना हो सके। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि जीएमसी डोडा की सुरक्षा में लोगों ने सेंध लगाई है। जीएमसी परिसर की दीवार तोड़कर रास्ते बनाए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जीएमसी के साथ लगते इलाकों के लिए ये रास्ते बने हैं और वहीं के लोगों ने ये तोड़ी है दीवारें और उसके बाद रास्ते बनाए हैं। जीएमसी परिसर में अवैध पार्किंग से भी परहेज जो है वो नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की अगर बात की जाए, पार्किंग के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से 2 बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी डोडा की बात की जाए तो हजारों में पेशेंट्स यहां पर होते हैं आए दिन, और इस बीच आप देखिए ये तस्वीरें हैं जहां से लोगों ने अपने घरों के लिए रास्ता बनाया हुआ है, बाजार में आने जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। और इस बीच यहां पर पार्किंग की भी फैसिलिटी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आखिरकार सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या किसी मेडिकल डिपार्टमेंट के शख्स ने इसे नहीं देखा, और अगर देखा तो लापरवाही क्यों बरती गई। तो फिलहाल ये वही तस्वीरें हैं जीएमसी डोडा के पास लगती, जहां पर दीवारें तोड़कर जो है लोगों ने रास्ते बनाए हैं। और ये रास्ते इसलिए बनाए हैं ताकि बीच बाजार में और घरों को आने जाने के लिए तो और ज्यादा आसानी हो। तो चलिए हमारे साथ वसीम गत्तू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा जीएमसी डोडा के 2 चीजों में अब कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है, एक पार्किंग, दूसरा दीवार तोड़कर रास्ता बनाना। ये पहले भी बात उठ चुकी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया गया। देखिए, अगर संज्ञान लिया गया होता, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो मेडिकल कॉलेज के जो पूरा मेडिकल कॉलेज है वो सुर्खियों में है, चाहे हम कामकाज के हवाले से बात करें या इलाज के हवाले से बात करें। अब आप देख लीजिए किस तरह से लोग मेडिकल कॉलेज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। चारों तरफ से जो फेंसिंग है वो तोड़ दी गई है, लोग अपने घरों के लिए रास्ता बना रहे हैं। और साफ तौर पे आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने वहां पे इनलीगल तौर पे पार्किंग लगाई गई है, यानी कि अपनी गाड़ियां वहां पे पार्क की गई है।
हमने कई सारी बार जो है जो मेडिकल कॉलेज की हायर अथॉरिटी से जब इमरजेंसी वगैरह होती है तो हम जरूर उनसे सवाल पूछते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज में आपने इस तरह की तस्वीरें बना चुके हैं आप, तो इनको सुधारेगा कौन? अगर हालात इस तरह के हैं, कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उस टाइम कौन जिम्मेवार होगा? तो जरूर वो उस सवाल को टाल देते हैं। आज आप देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान और सिविल सोसाइटी इस सवाल को जरूर बार बार उठा रही है कि मेडिकल कॉलेज की चारों तरफ से जो फेंसिंग है वो तोड़ी किसने है, कौन वो लोग हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो मेडिकल कॉलेज की वो कहाँ पे है, उन पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ महीने पहले आपने देखा था एक डस्टर गाड़ी रात के 3 बजे उसकी आग लगी थी। अभी तक नहीं पता है उसका ड्राइवर कौन है। जरूर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, पर अभी तक आपको बताना चाहूंगा किसी शख्स को पता नहीं है वो गाड़ी थी किसकी, जिम्मेदार कौन है। और जिम्मेवारी मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी की है। मेडिकल कॉलेज की तो हायर अथॉरिटीज है, उनको ही पता होना चाहिए कि हमारा रकबा कितना है, मेडिकल कॉलेज की जमीन कितना। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह कि कनाल्स में इंक्रोचमेंट लोगों ने की हुई है। और कुछ तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ शॉप्स कीपर ने दीवारें तोड़ी हैं और अपने शॉप्स के लिए रास्ता निकाला। वसीम, यहाँ पर यही सवाल है कि जीएमसी की अगर बात की जाए, आसपास मोहल्ले हैं, दुकानें हैं, और ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने तोड़ा है तो किसी को इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि मोहल्ले में कई लोग हैं, कई दुकानें हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ सवाल उठ रहा है कि आम आवाम क्या कर रही थी, अगर अब सिक्योरिटी के हवाले से बात की जा रही है, या फिर हॉस्पिटल के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, क्या वहां पर कोई एक सिंगल सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था कि इस चीज पर नजर रख सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है, या इससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, जो प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है मेडिकल कॉलेज के लिए। जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो उनका एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहता है, चाहे हम इन दोनों को लेकर भी बात करें। आप देख लीजिए जो मेडिकल कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या काम करती है, उन पे सवाल कई सारे उठ रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मिली भगत जब तक नहीं होगी, उनकी प्रॉपर्टी में कौन शख्स आता है, वो दीवार तोड़ता है, वो उनके प्रॉपर्टी में आके गाड़ी लगाता है, ये मिली भगत हो सकती है। उन पे सवाल कई सारे उठ रहे हैं। और यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इस मेडिकल कॉलेज को नहीं सुधारा गया, यानी कि जो फेंसिंग वगैरह तोड़ी है, लोग वहां पे गाड़ियां लगा रहे हैं, जो कनाल्स में इंक्रोचमेंट वहां पे लोगों ने की है, अगर इसको जल्द से जल्द सुधारा नहीं जाएगा तो सिविल सोसाइटी, आम जनता सड़कों पे भी आ सकती है। लोग चाहते नहीं है, लोग चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से अगर इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाता है, लोग समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन समझती है, तो इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना होगा जो मेडिकल कॉलेज की है। एनक्रोचमेंट अगर लोगों के द्वारा की गई तो किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि 3 बड़े मुद्दे हैं, एक हॉस्पिटल की सिक्योरिटी, दूसरा एनक्रोचमेंट, तीसरा पार्किंग। और शायद ये मुद्दे ऐसे हैं कि अगर इस पर संज्ञान लिया गया तो बहुत लोग इसके शिकंजे में आएंगे। देखिए, कुछ लोगों ने, जहां तक हमें जानकारी मिली है सोर्सेस के हवाले से, उन लोगों ने यह साफ तौर पे कहा है कि कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में ही जॉब करते हैं, उन्होंने ही उसका नाजायज फायदा उठाया और मेडिकल कॉलेज में इंक्रोचमेंट की। अगर आप आज भी एजेंसीज उस सांचे को ढूंढेंगी, यानी कि जो जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, जो मेडिकल कॉलेज का रकबा, यानी कि जो जमीन है, जो उस टाइम जो है मेडिकल कॉलेज ने वहां पे एक निशानदेही की थी, जितनी जमीन हमारी है, उस जब मेडिकल कॉलेज का ढांचा तैयार हुआ, उन लोगों ने आस्ता आस्ता उसका नाजायज फायदा उठा के और अपने घर, अपनी बाउंड्रीज वहां पे दी। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त की हेल्थ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो इस तरफ अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी देखा था, जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन मोड में आई थी तो जरूर उन्होंने टीमें भेजी थी मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द और देखा था कितनी प्रॉपर्टी हमारी और कितनी प्रॉपर्टी लोगों ने हड़पी है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर डोडा की जीएमसी की बात की जाए, सरकारी अस्पताल है और सिक्योरिटी का कोई सुध-बुध नहीं है, जहां पर लोग दीवारें हॉस्पिटल की तोड़ रहे हैं और दीवारों से रास्ता बना रहे हैं, उसके बाद इंक्रोचमेंट की जा रही है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ये जीएमसी डोडा आखिरकार बनाया क्यों गया है, और अगर बनाया गया तो सुध-बुध लेने के लिए कोई क्यों नहीं आता, ये बड़ा सवाल है। डोडा के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि डोडा के दूर दराज के इलाकों में खेल सुविधाओं का अभाव देखने को मिला है। डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम ही एकमात्र सहारा बना है, और आपको बता दें डोडा के दूर दराज के इलाकों में खेल सुविधाओं का अभाव, डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम ही बना एकमात्र सहारा। दूर दराज के इलाकों से डोडा आने वाले खिलाड़ी मजबूर हो रहे हैं, और बड़े खेल मैदानों की व्यवस्था ना होने से काफी ज्यादा निराश जो है वो बच्चे होते हुए नजर आ रहे हैं, जो वहां पर खेलने के लिए आता है।
और डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम ही एक अकेला ऐसा स्टेडियम है जिसमें कोई भी एक्टिविटी हो, बड़ी परेड हो या फिर किसी मिनिस्ट्री का आना हो या खुद प्रधानमंत्री का आना हो, तो इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब कुछ हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार बाकी कदम क्यों नहीं उठा रही, खेल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जहां बात की जाती है तो एक तरफ बच्चों को स्पोर्ट्स में भी एंगेज करने की बात आती है। हमारे साथ विकास मनहास हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विकास, स्पोर्ट्स स्टेडियम की सबसे पहले हालत क्या कुछ है वो बताइएगा, और बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं कि कितना नीड ऑफ द आवर है इस स्टेडियम की। देखिए, डोडा का इकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहां पर अभी फिलहाल जो है इसकी काम चल रहा है, इसे रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य वाली बात है कि यहाँ से डोडा या चिनाब वैली से बड़े बड़े मिनिस्टर है, चाहे फिर गुलाम नबी आजाद या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह या इससे भी बड़े बड़े नेता रह चुके हैं और अभी भी सत्ता में। लेकिन यहाँ के जो दूर दराज एरिया हैं, चाहे फिर मरमत, देसा, मलवाना, गुंदना, भद्रवा के कई हिस्से या भलेसा के, तो ऐसे में ये दूर दराज के एरिया के बच्चे जो बस टीवी या मोबाइल के अंदर ही इस तरह की गेम एक्टिविटी देखते हैं, वो भी वहां के बच्चे चाहते हैं कि कम से कम चाहे फिर जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, चाहे फिर टेनिस बॉल हो, क्रिकेट हो, क्योंकि क्रिकेट का काफी ज्यादा क्रेज है, या फिर फुटबॉल हो, जहां पर वो अपनी रुचि दिखा पाए। लेकिन इस तरह की कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है जहां पर वो अपना जाकर इस तरह का टैलेंट दिखा पाए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरह से कोई इस तरह के इवेंट करवा पाए ताकि वो बच्चे भी वहां से बाहर निकल पाए। क्योंकि यहाँ के दूर दराज के लोग चाहते हैं कि जितनी भी फंड्स आती है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर या फिर जो बीडीसी लाते हैं या फिर डीडीसी बना दिए गए थे, उसके बाद बैक टू विलेज हुए थे, ये तमाम चीजें हुई थी। क्योंकि 80% से ज्यादा आबादी डोडा के गांव दूर दराज एरिया में रहती है, जहां पर डोडा हेडक्वार्टर से अगर इन गांव की तरफ जाना हो या इन तहसीलों या ब्लॉक की तरफ जाना हो तो लगभग 2 या 3 घंटे लगते हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आगे रास्ता मिले, बिना रास्ते के यानी अधूरा सा सपना है ये तमाम चीजें। लोग चाहते हैं कि जो पैसा या जो फंड्स निकलती है सिर्फ कागजों में निकलती है, लेकिन ग्राउंड पर जो लगनी चाहिए, जो प्ले ग्राउंड बनना चाहिए जहां पर बच्चे अपनी रुचि भी दिखा पाए। विकास, यहाँ कितना बड़ा सवाल है, जिस तरीके से पहले मैंने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम सजाया जाता है, कोई मंत्री आता है तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम सजाया जाता है, लेकिन उसके बाद शायद इसे उसी की हालत पे छोड़ दिया जाता है और बच्चे इसी जो हालत इस स्टेडियम की है इसी हालत में क्रिकेट खेलते हैं या बाकी स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब कितना जरूरी है कि सबसे पहले तो ये बात सोची जाए कि जो पैसा आया वो गया कहाँ, और जो पैसा अब लाया जाएगा वो यूज भी हो, इस बात का कितना ध्यान देना जरूरी होगा। देखिए, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा है ये बिल्कुल सेम ऐसा रजौरी के लिए भी बस 2 स्टेडियम आए हुए थे, लेकिन रजौरी में बनकर तैयार हो गया जहां पर घास तक लगा दी गई। लेकिन डोडा का इकलौता ऐसा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जिसे सिर्फ पब्लिक इवेंट या फिर पॉलिटिकल इवेंट के लिए रखा गया या फिर जो भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए रखा गया, लेकिन यहाँ के बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया। बस कागजी दावे, खोखले दावे, ये तमाम चीजें देखने को मिली, रैलियों में देखने को मिला, जहां पर एक तरफ नशे से दूर भगाने का प्रयास किया जाता है, फोटो सेशन के लिए तमाम चीजें की जाती है, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए, जो बच्चे यहाँ पर जी जान लगाकर, कई बच्चे जो है यहाँ से जम्मू या दूर दराज भाग रहे हैं जिनके माँ बाप उन्हें इस तरह की फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो फिर अलग किस्म के लोग हैं वो चाहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे भी कुछ कर पाए, बस टीवी में ना देखते रहें। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर फिलहाल डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बनेगा कब, जो पैसा आया गया कहाँ, और पॉलिटिकल इवेंट्स और साथ ही साथ बाकी किसी इवेंट से बढ़कर स्पोर्ट्स स्टेडियम को स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरह यूज किया जाए ताकि बच्चे एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स में भी एंगेज हो। आगे बढ़ेंगे जहां पर सामा में चीची माता मंदिर के नजदीक पिछले दिनों धनसी सर्विसेज रोड की मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और जम्मू पठानकोट हाईवे पर यह हादसा पेश आने पर सनसनी फैल गई थी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सर्विस रोड का एक हिस्सा टूटकर बसंतर नदी में जा गिरा था, जिससे यहां आवाजाही भी बंद हो गई थी। तो अब उसकी रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि लोगों की जान पे कहीं ना कहीं एक सवाल था कि आखिरकार अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता। तो नेशनल हाईवे पर जो धसी हुई जमीन है उसे
दोबारा से रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया है और ये धसी हुई सर्विसेज रोड जो है अब बसंतर नदी में जा गिरी थी, जिसके बाद इसका काम शुरू कर दिया गया है। और अब यही है कि मटेरियल अच्छा हो। फिलहाल हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, काम शुरू हो चुका है, इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि मटेरियल अच्छा यूज होगा या पहले जैसा ही काम देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पर सड़क एक धाराशायी हो गई थी, सांबा के चीची माता जी के मंदिर के सामने वाला जो सर्विस रोड है वो पूरी तरह से जो वो धंस गया था, जिसके चलते पूरी तरह से जो हिस्सा था वो टूट चुका था और वो बसंतर दरिया में गिरा था। और कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो है वो कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठे, खासतौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे थे उनके ऊपर भी सवाल उठे थे कि आखिर किस तरह की गुणवत्ता यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। घटिया मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते ये कुछ ही महीने, माफ करिए, एक डेढ़ साल के अंदर जो है ये तमाम इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिली। लेकिन जब ये तमाम चीजें सामने आती है, जिसके फौरन बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी संज्ञान लेती है और इसका काम जो वो 1 से 2 दिनों में शुरू कर दिया जाता है। और अब तस्वीर में ये देखने को मिल रही है कि यहाँ इसका जो लगातार पहले भी सवाल उठे थे कि इसका बेस जो वो काफी कमजोर है, जिसके चलते काफी जल्दबाजी में ये सड़क जो बनाई गई है, ये हिस्सा बनाया गया। लेकिन अब यहाँ हम ये चेंज देख रहे हैं कि अब जो नीचे से बेस इसका खिसक गया था, अब उस बेस में जो वो नीचे क्रेट्स डाले जा रहे हैं, यानी क्रेट्स बांधकर उसके ऊपर मिट्टी की भराई जो है वो की जाएगी। उसके बाद पूरा इस हिस्से को तैयार करके इसको जो है वो ब्लैक टॉप किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिस तरह से काम तेजी से शुरू हुआ है, तो कहीं इस बार भी जल्दबाजी जो वो कहीं खतरे की घंटी ना बजा दे, इसलिए इन तमाम चीजों को जो वो ध्यान में रखा जा रहा है, प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा जा रहा है कि अब जो सही गुणवत्ता से काम किया जाए और आने वाले दिनों में जब इसका काम कंप्लीट हो जाए तो लोगों को यहाँ चलने में परेशानी कोई ना आए। क्योंकि नेशनल हाईवे का सवाल है और जब नेशनल हाईवे में कोई ऐसी चीज घट जाती है तो कहीं ना कहीं मैसेज संदेश जो वो काफी गलत जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो वो सवालों के घेरे में आ जाती है। इसलिए हम इस समय ये देख पा रहे हैं कि जो इस समय अभी क्रेट्स बांधने का काम किया जा रहा है वो काफी तेजी से चल रहा है और आने वाले दिनों में जब इस क्रेट्स को पूरी तरह से बांध दिया जाएगा, उसके बाद इसका ऊपर का हिस्सा जो वो तैयार किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा वक्त इसमें लगेगा पूरी तरह से ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए। लेकिन बरसात का मौसम भी शुरू हो जाएगा, अब पोल तब भी खुलेगी अगर उससे पहले काम पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए चीची माता का मंदिर है तो जाहिर सी बात है काफी श्रद्धालु आते हैं और इस बीच कोई ऐसी घटना ना हो, इस बार ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ सवाल बहुत खड़े होंगे। देखिए, पहले भी अगर यहाँ जो हिस्सा इस समय खराब है, जो डैमेज हुआ था, उसके अगर दूसरी तरफ देखें, फ्लाईओवर का एक हिस्सा देखें तो पिछले दिनों में जब इसका काम शुरू हुआ था सड़क का, तो कुछ ही महीनों में जब ये रोड बनकर तैयार हुई थी तो कुछ ही महीनों में यहाँ रोड का हिस्सा धंस गया था, जिसके चलते इसकी रिपेयरिंग का काम किया गया। माता चीची माता जी का मंदिर सामने है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि माता चीची देवी जी की ब्लेसिंग्स रही है, जिसके चलते यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मैंने ये भी देखा कि जब ये हादसा यहाँ पर पेश आया था, जब ये सड़क धंसी थी तो एक बस जो है वो उसी रूट से, उसी सर्विस रोड से गुजरने वाली थी, लेकिन ये माता रानी का लाख शुक्र है कि वो बस पीछे रुक गई और वो रूट को डाइवर्ट कर लेती है। लेकिन आपने बरसात को लेकर जो जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस समय एक हिस्सा जो वो पूरी तरह से बंद किया है, आप देख रहे हैं किस तरह से शटरिंग भी यहाँ पर की गई है कि जो सर्विस रोड धाराशायी हुई थी अब उसे पूरी तरह से बंद करके अंदर काम जो है वो चलाया जा रहा है। तो आने वाली बरसात जो है वो अभी ज्यादा दूर नहीं है, बरसात का मौसम जल्द शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ बरसात के मौसम में ये काम चलता रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक जो वो सुचारू रूप से चलती रहे, ये चीजें भी सुनिश्चित की जाएंगी और सुनिश्चित की भी जा रही हैं। आने वाले समय को भी ध्यान में रखा जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये भी चाहिए कि जो हिस्सा पहले धंसा था तो कहीं उसको भी कोई नुकसान ना हो, ये तमाम चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखना होगा, हाईवे की ट्रैफिक को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हाईवे जो है वो लाइफलाइन मानी जाती है किसी भी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए। तो अगर यही प्रभावित हो जाएगी तो काफी नुकसान जो वो हो सकता है, एसेंशियल सप्लाई रुक सकती है। तमाम चीजें ध्यान में डालकर इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस रोड का इस समय काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द तस्वीर बदलेगी और गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये हिस्सा रोड का धंसा था, इसके काम जो है मरम्मत का शुरू हो चुका है और गनीमत ये रही कि कोई हादसा पेश नहीं आया और यही उम्मीद है कि आगे भी ऐसा कुछ ना हो। फिलहाल काम जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। और आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।